ओके, तो नेक्स्ट कंपैरिजन चार्ट, डिफरेंसेस जो है बिटवीन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आज की डेट में हमको देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में आईटी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है हमारे लिए। आज की डेट में देखो कम्युनिकेशन करना कितना इजी हो गया। तुम वहाँ बैठी हो बिहार में, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पर हम लोग ऑनलाइन आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई यूएस में है, कोई लंदन में है, वहाँ से भी मैं ऐसे ही कम्युनिकेट कर रही हूँ जैसे तुमसे कर रही हूँ। तो ये जो इतना ईजी हो गया कम्युनिकेशन, इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ आईटी। आईटी के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो जैसे हमारे पर्सनल लाइफ में ये आईटी ने इतना कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट किया है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है, एक मिनट ये व्हाट्सएप में बंद कर दूँ, तो टिंग टिंग करते रहेगा ये। ओके, तो कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है, कम्युनिकेशन का पैटर्न भी काफ़ी चेंज हुआ है ड्यू टू आईटी। आईटी ने काफ़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है कम्युनिकेशन के ऊपर। फाइन, सो two types of communication we are discussing over here. IT impact on intra-organizational and inter-organizational communication. क्या इम्पैक्ट रहा है? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कंपनी जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के संग कम्युनिकेट करती है। तो इंट्रा मतलब खुद के अंदर, अपनी भी तो अंदर कम्युनिकेशन होती है ना, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सब अपने अपने डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन करते हैं। और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मतलब जैसे कंपनी एबीसी कंपनी एक्स वाई जेड के संग कम्युनिकेट कर रही है, वो भी होगा। अब देखो डेफिनेशन, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन refers to the exchange of information within an organization among its members and departments. Clear? Inter-organizational communication involves the exchange of information between different organizations or entities. Technology. Technologies for intra-organizational communication includes intranet, messaging system and collaborative platform. Fine. Technologies for organizational communication encompass extranet, EDI and collaborative platform. ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर के कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, वो तो हम लोग करते हैं ना ऑनलाइन में, तो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। दे डिफरेंट कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, जूम हो गया, जीमीट हो गया, कितनी सारी चीज़ें हैं। बेनिफिट्स क्या है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का? इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज improves collaboration, data sharing and information flow within the organization. फाइन, तो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल हमें कैसे हेल्प कर रहा है? हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कम्युनिकेशन को स्मूथ करने के लिए, वो पैटर्न अच्छे से हो जाए, उसके लिए है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। राइट, इट इज़ हेल्पिंग। और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है? मेरा सप्लायर है, मैं सप्लायर के संग कैसे कोऑर्डिनेट करूँ, मेरे कस्टमर्स के संग कैसे कोऑर्डिनेट करूँ। तो ये क्या कर रहा है, ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। जैसे देखो फ्लिपकार्ट वाला एक ऐप है, हम डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से मैं देख पा रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो मेरा जो ऑर्डर है वो फ्लिपकार्ट के वाया वो चला जाता है सप्लायर के पास डायरेक्टली। तो अल्टीमेटली मैं भी कनेक्टेड हूँ, सप्लायर भी कनेक्टेड है। तो ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यहाँ पर आराम से हो सकता है। फ्लिपकार्ट खुद के जितने भी सोर्सिंग पार्टनर्स हैं, उसके जितने कस्टमर्स हैं, वो उसको उसके संग तो कम्युनिकेट कर रहा है ना फ्लिपकार्ट वाला। स्कोप क्या है? इंट्रा में क्या होता है? फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, टीम्स एंड डिपार्टमेंट। भाई सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है स्कोप। बट अगर एक्स्ट्रा की बात करूँ, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा मैंने इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो ये बाहर चली जा रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ। राइट, ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन इम्पैक्ट ऑन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। क्लियर है? मैं सिर्फ कंपैरिजन चार्ट बता रही हूँ शॉर्ट में, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ब्रीफ में बता रही हूँ, अब तुम पढ़ोगी तो पूरा पढ़ लेना, अदरवाइज ये अगर पढ़ के याद रख सकती हो तो इससे भी तुम काफ़ी लिख पाओगे। हाँ, हाँ। नेक्स्ट है देखो कंपैरिजन चार्ट, बीपीओ वर्सेस केपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वर्सेस केपीओ दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है देखो, पहले लोग पहले भी करते थे, कंपनी जो होती है वो जॉब वर्क देती थी। जैसे मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी का कुछ काम है जो कि
मुझे करवाना है किसी से, सारे काम कंपनी खुद नहीं करती है। वो ऑर्डर लेकर आई, सब कुछ कर रही है, पैकेजिंग करके अपना नाम लगा के भेजेगी, पर इस बीच का जो जॉब वर्क है वो किसी और कंपनी से भी कराती थी, क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है। फाइन। तो वैसे ही आज की डेट में क्या हो गया, बीपीओ या केपीओ, ये आउटसोर्सिंग का फंडा आ गया। जैसे पहले जॉब वर्क होता था, इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, अभी हो गया आउटसोर्सिंग। मतलब मैं अपना जो कोर कॉम्पिटेंसी, जैसे मेरा कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँगी, बट इसके अलावा जैसे मेरे पास बहुत सारे कुछ और भी काम आ गए कि भाई आप लेक्चर रिकॉर्ड कर दो, या बोला स्टडी मटेरियल बना दो, इस तरह का कोई, तो वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो उसमें भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो क्या मैं वो काम छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या करूँगी, उसमें भी तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, उसको मैं राउटिंग कर दूंगी। मैं कुछ बंदे रख के, मैं जो बाहर जो कंटेंट का काम करते हैं, मैं उनको बोलूँगी आप ये मेरा काम कर दो, मैं उनसे फिर वो काम करवा के लेकर फिर करवा दे दूंगी। तो क्या हो रहा है, मैंने कोर जो काम है, कॉम्पिटेंसी जिसमें है, वो काम मैंने खुद के पास रखा, जिससे मैं डेवलप कर रही हूँ, उन्नति हो रही है ज़्यादा। क्योंकि जो चीज़ में जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, कॉम्पिटेंसी जिसमें कोर कॉम्पिटेंसी, उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा पाओगे रादर देन नॉन कोर एक्टिविटीज़। तो जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है उसको मैं आउटसोर्स कर दे रही हूँ, बाहर किसी से वो काम करवा ले रही हूँ। तो वो काम या तो मेरे सस्ते में होगा, या तो क्वालिटी चीज़ मुझे वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो वही हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ इन्वॉल्व्स आउटसोर्सिंग स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और टास्क दैट आर रूटीन एंड रिपीटेटिव। तो बीपीओ का मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस कोई एक प्रोसेस है जो कि रिपीटेटिव है, रूटीन है, रोज होना है, और रिपीटेटिव है, वो एक काम मैं किसी और से करवा रही हूँ। जैसे मेरे यहाँ पर कॉल सेंटर है, मेरे स्कूल में ही एक, मेरा एक स्कूल है समझ लो, मेरे स्कूल का ही एक कॉल सेंटर है। तो वो कॉल सेंटर पे कॉल्स आते रहते हैं, तो उसमें कुछ खास स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है नहीं। तो मैंने क्या किया, एक कॉल सेंटर को पकड़ा और वहाँ पे मैंने बोला मैं ये छोटा सा काम है, इसको मैं आपको आउटसोर्स कर दी हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैं आपको ये काम करने के दे रही हूँ, उसके लिए मैं पैसे उसको दे रही हूँ। तो ये होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे हम स्पेसिफिक अपने बिजनेस का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब समझ में आया तो क्लियरली प्रीति? प्रीति, अभी समझ में आ रहा है? हाँ, हो सकता बी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आया? अच्छा, अभी नेक्स्ट होता है केपीओ। केपीओ भी बीपीओ जैसा ही है, ठीक है, लेकिन केपीओ में क्या होता है, नॉलेज, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब नॉलेज रिलेटेड, जैसे मैं अगर कोई काम देती हूँ कंटेंट लिखने का, या कंटेंट क्रिएट करने का, वीडियो क्रिएट करने का, किसी को बोलती हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें नॉलेज रिलेटेड चीज़ें होंगी, राइट। तो जब नॉलेज रिलेटेड प्रोसेस को आउटसोर्स किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। समझ आया? एक हो गया बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे बिजनेस को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, और एक हो गया नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे हम नॉलेज को आउटसोर्स कर रहे हैं, नॉलेज रिलेटेड काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जब नॉलेज केपीओ की बात होती है, केपीओ फोकसेस ऑन आउटसोर्सिंग knowledge intensive tasks that require specialized expertise and analysis. Examples of BPO include customer support, data entry and payroll processing. BPO तो सब जानते हैं, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का जैसे काम आउटसोर्स कर देते हैं, डेटा एंट्री, पेरोल प्रोसेसिंग, ये सब आसानी से आउटसोर्स किया जाता है। वैसे ही केपीओ मार्केट रिसर्च का काम, कुछ लीगल सर्विसेज हुआ, डेटा एनालिटिक्स हुआ, बिजनेस कंसल्टिंग हुआ, ये सब हो गया नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये सारे काम भी लोग आउटसोर्स करते हैं। समझ में आया? ओके, वैल्यू, बीपीओ प्रोवाइड्स वैल्यू थ्रू कॉस्ट रिडक्शन, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। तो बीपीओ कैसे वैल्यू जेनरेट करती है? सीधी सी बात है, कॉस्ट को कम करके, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करके, एफिशिएंटली एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबल हो वो, एक लार्ज स्केल में भी हम काम कर सकते हैं। KPO delivers value by providing access to specialized skills, domain expertise and innovation. जैसे यहाँ पर वैल्यू जनरेशन हो रही है ना बीपीओ में, कॉस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा फोकस होता है यहाँ।
वैसे केपीओ में सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस नहीं होता है, वहाँ पर दे प्रोवाइड वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्पेशलाइज स्किल्स, वहाँ पे हमें स्पेशलाइज स्किल्स देखने को मिलता है, राइट। Skill requirement: BPO typically requires standardized skills and processes that can be easily defined and replicated. BPO में standardized skills है, मतलब हर कोई एक ही काम कर रहा है, उसको वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव टास्क है, उसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं। केपीओ बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स उसमें लगती है, वो एक स्टैंडर्डाइज काम नहीं है कि तुम भी वही कर ली मैं भी वही कर ली, नहीं, सबका अलग अलग डोमेन है, हर कोई की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है। जैसे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन अच्छा है, नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, वो मेरी नहीं है, मेरा स्किल है पढ़ाने का, तो मैं सिर्फ वही पढ़ा पाऊंगी ना, तो मेरी नॉलेज और एक्सपर्टीज जो चीज़ है वो तुम्हारी नॉलेज और एक्सपर्टीज से अलग है, हुआ ना। अच्छा, डिसीजन मेकिंग लेवल्स: decisions in BPO are often routine and operational, focusing on process efficiency. तो ये जो BPO के जो decisions है, they are routine and operational, ये रूटीन है, रोज का है, एंड ऑपरेशनल, फोकसिंग एंड प्रोसेस एफिशिएंसी, प्रोसेस एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देते हैं यहाँ पे। डिसीजन मेकिंग इन केपीओ इन्वॉल्व स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एनालिसिस। अब केपीओ में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक लेवल पे काम होता है एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इनोवेशन हो, स्ट्रैटेजिक लेवल पे यहाँ पे काम होता है। तो ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ, क्लियर है।